और चलिए अब रुक करेंगे 24 मिनट में 24 बड़ी खबरों का। और 80 का दशक जैसे जैसे ढलता जा रहा था, उसी वक्त प्रयागराज में अतीक के आतंक की शुरुआत हो चुकी थी। अब 17 से 18 साल का लड़का अतीक, जिस पर मर्डर का पहला आरोप लगा, उस वक्त के नामी बदमाश चांद बाबा की हत्या ने अतीक की बादशाहत को प्रयागराज में कायम कर दिया था और धीरे धीरे वो पूर्वांचल और फिर यूपी का सबसे बड़ा डॉन बन गया। लेकिन 2017 से उसके पतन की कहानी शुरू हुई। योगी राज में अतीक लगातार टूटता चला गया और 2023 के फरवरी महीने ने तो अतीक की बादशाहत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला। कभी किसी के सामने ना झुकने वाला अतीक पुलिस के सामने एक बोरे पर बैठकर सवालों के जवाब देता नजर आया और अतीक ने पुलिस को दिए हैं 161 सवालों के जवाब और बयान में कबूल किया है कि उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग उसी ने साबरमती जेल के अंदर से की थी। अतीक और अशरफ से करीब 12 घंटे तक पूछताछ हुई है। क्या कुछ सवाल हुए, इस रिपोर्ट के जरिए। अतीक अहमद की अब तक की जिंदगी में पहला मौका था जब उसे फरमान नहीं सुनाना था, जब उसे हुक्म नहीं चलाना था, बल्कि सवालों के जवाब देने थे। अदालत से अतीक और अशरफ की रिमांड मिलने के बाद दोनों से प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पहले ही राउंड में करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ में अतीक ने जो कबूल किया वो चौंकाने वाला है। गुरुवार रात 10:30 बजे के बाद अतीक और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से धूमनगंज थाने लाया गया। यहाँ दोनों को आमने सामने बोरी पर बिठाकर पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि पुलिस अतीक को लेकर पंजाब भी जा सकती है। पूछताछ के दौरान अतीक अहमद बार बार असद के जनाजे में शामिल होने की इजाजत मांगता रहा, तो अतीक ने पूछताछ करने वालों को धमकी भी दी। अभी पुलिस के सवालों की लंबी फहरिस्त बाकी है, तो पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन को लेकर एटीएस भी अतीक से पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अतीक एंड फैमिली पर कार्रवाई ने योगी की सख्त प्रशासक की छवि को और मजबूत कर दिया है। असद के इस एनकाउंटर के बाद से पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ योगी की चर्चा हो रही है। मिट्टी में मिला दूंगा वाला उनका बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को योगी का ये एक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अखिलेश का कहना है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी की सरकार एनकाउंटर करती है। ये देखिए, सियासी लोगों पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो अपने वादे पूरे नहीं करते, लेकिन योगी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। योगी ने सदन में एक वादा किया था, उस वादे पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन ये तो योगी हैं, ये जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। सदन में योगी ने कहा था, और फिर वो इसे मिट्टी में मिला देंगे। असद और गुलाम के एनकाउंटर ने बता दिया कि योगी ने अपनी कसम को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि योगी की ये कसम एक दिन में पूरी हुई है, बल्कि योगी ने पहले ही कह दिया था कि माफिया का अंत निश्चित है। हर गुंडे को यूपी में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। योगी ने कई मौकों पर ऐलान किया कि गुंडों माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बेटे असद और शूटर गुलाम के मारे जाने के बाद से माफिया अतीक अहमद अब टूट चुका है। अतीक ने यह कबूल कर लिया है कि उसी ने हत्या की साजिश रची और इसी बीच माफिया अतीक को लेकर टेरर लिंक का दावा भी सामने आया है। रिमांड कॉपी में यह बताया गया है कि अतीक का संबंध आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर से था। अब आपको भी बताते हैं अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में डिटेल्स। 4 दशक से ज्यादा दिनों तक अपराध का बेताज बादशाह बना माफिया अतीक अहमद अब जार हो गया है। जिस बेटे को वो शेर कहता था, अब वो मिट्टी में मिल गया है और मिट्टी में मिलने के साथ ही डॉन अतीक अहमद अब बाबा की पुलिस के सामने थर-थर कांप रहा है। एक-एक कर राज उगल रहा है, लेकिन सबसे बड़े राज का पर्दाफाश ये हुआ कि अतीक अहमद के टेरर लिंक का पता चला। यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी से अतीक के आतंकी संबंध का खुलासा हुआ। रिमांड कॉपी में दावा किया गया कि पाकिस्तान से अतीक हथियार मंगवाता था। रिमांड कॉपी के मुताबिक माफिया अतीक ने खुलासा किया, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए जाते हैं। लोकल उन हथियारों को इकट्ठा कर भेजे जाते हैं। झांसी में असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किया गया और दोनों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुआ। दोनों हथियार अत्याधुनिक है।
अतीक अहमद ने पहले ही स्वीकार कर लिया कि उसके पास हथियारों की कमी नहीं है। रिमांड कॉपी में बताया गया कि हथियार कौन सप्लाई करता था। अतीक अहमद तांगा चलाता था और इसी दौरान जरायम की दुनिया में कूदा और फिर देखते ही देखते हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। प्रयागराज और आसपास के इलाके में उसकी तूती बोलती थी, खुद को जिले इलाही समझने लगा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और अतीक का दुर्दिन शुरू हो गया। अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद को झांसी में यूपी एसटीएफ ने 2 गोलियां मारकर ढेर कर दिया। 49 दिनों तक असद पुलिस और एसटीएफ से आई स्पाई खेलता रहा, लेकिन आखिरकार उसका अंत हो ही गया। उमेश पाल की हत्या के बाद असद करीब 36 घंटों तक प्रयागराज में ही था। इसके बाद लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, अजमेर और बंगाल होते हुए वो जा पहुंचा, जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। असद का एनकाउंटर कैसे हुआ और इस एनकाउंटर पर क्या है सियासी माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। अतीक अहमद को बड़ा गुमान था अपने तीसरे बेटे पर। अतीक उसे शेर मानता था। अतीक कहता था कि असद की वजह से ही वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया। लेकिन अतीक को नहीं पता था कि उसके कर्मों का फल उसे ऐसा मिलेगा कि बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े अतीक को ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जब 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं, एक बेटा पुलिस की गोली से ढेर हो गया, पत्नी फरार है, घर जमींदोज हो चुका है। जिस उम्र में अतीक ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, उस उम्र तक आते आते असद की जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। अतीक ने पूरी कोशिश की अपने बेटे को बचाने की। सलाखों के अंदर बैठे बैठे उसने अपने मददगारों से पूरी मदद ली। अतीक के कई कनेक्शन भी सामने आए हैं। चिरगांव में पुलिस को इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ और असद के बीच का फासला धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। मुखबिर के बताए हुए रास्तों पर एसटीएफ की 2 टीमें निकल पड़ी। एक टीम को नावेंदु कुमार और दूसरी टीम को विमल कुमार सिंह लीड कर रहे थे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को एम्स की सौगात दी है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि हम क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं हैं और क्रेडिट लेने के लिए परेशान लोगों के लिए पूर्वोत्तर दूर था, इसीलिए अब तक यहां विकास नहीं हो सका था। लेकिन हमारी सरकार ने दिशा बदल दी है, आज विकास की यहां गंगा बहती है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में एम्स और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। पीएम ने असम में कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 2014 से पहले 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज ही बने थे और पिछले 9 वर्षों से हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। पिछले 9 साल में देश में एमबीबीएस की सीटें भी दोगुनी हुई, 1 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पीएम ने कहा कि आज कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया, लेकिन उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिला। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया। वे क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए पूर्वोत्तर उनके लिए बहुत दूर था। मोदी ने कहा कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। हमने वोट बैंक की बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। उधर भड़काऊ भाषण देने के मामले में हिंदुवादी नेता काजल हिंदुस्तानी को जमानत मिल गई है। हालांकि उनके गिर सोमनाथ जाने पर अभी भी रोक है और साथ ही घर के पास के थाने में जाकर काजल को हाजिरी भी लगानी होगी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में हिंदुवादी नेता काजल हिंदुस्तानी को सशर्त जमानत मिली है। शर्तों के मुताबिक काजल को चार्जशीट दाखिल होने तक हर महीने में 2 बार अपने घर के पास पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी लगानी होगी। कोर्ट ने यह शर्त भी लगाई है कि सुनवाई के लिए मौजूद होने के अलावा वो सुनवाई पूरी होने तक गिर सोमनाथ जिले में प्रवेश नहीं करेंगी। काजल को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना कस्बे में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऊना की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा असोदिया ने जामनगर की रहने वाली काजल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने 2 दिन पहले काजल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले काजल हिंदुस्तानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। काजल हिंदुस्तानी ने बीते रविवार को ही पुलिस के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद काजल को ऊना की अदालत के सामने पेश किया गया।
आरोप है कि काजल हिंदुस्तानी ने 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण दिया, जिसके चलते 1 अप्रैल की रात ऊना में दंगे हुए। पुलिस ने 2 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर दर्ज की और काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया। चीन की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है। कभी वो अपने पड़ोसियों को धमकाता है तो कभी हिंद महासागर में जासूसी जहाज भेज देता है। अब चीन की चालबाजी रोकने के लिए भारतीय सेना ने जॉइंट एक्सरसाइज की। आर्मी और वायु सेना के जवानों ने ये एक्सरसाइज की और इसके जरिए चीन और साथ साथ पाकिस्तान को संदेश दे दिया गया है कि हिमाकत की तो छोड़ा नहीं जाएगा। चालाक चीन देश की सीमा पर गुस्ताखी ना करे, धोखेबाज फिर से घुसपैठ की हिमाकत ना करे, इसलिए भारत फुल एक्शन में है। आर्मी और वायु सेना को मजबूत करने में जुटा है। पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच थल सेना और वायु सेना के सामरिक बलों ने पूर्वी सेक्टर में अभ्यास किया। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में संयुक्त योजनाओं पर काम कर इनकी पुष्टि करना था। अभ्यास में LAC पर एक्शन में जवान C-17 ग्लोब मास्टर, चिनूक, Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। सेना के दोनों अंगों ने किसी संकट की स्थिति में शीघ्रता से तैनाती की क्षमता का प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान विशेष सैनिकों ने अपनी गति, तेजी और मारक क्षमता को जांचा। चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ खुराफात करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए लगातार एक्टिव मोड में है। सेना और वायु सेना के अभ्यास के साथ साथ भारतीय जवान अमेरिकी सेना के साथ भी एक्सरसाइज कर रही है। होप इंडिया नाम के इस एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका के वायु सेना के जवान शामिल हैं। इस एक्सरसाइज में वैसे तो अमेरिका और भारत की तरफ से कई लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं, मगर सबकी नजर दुनिया के विध्वंसक विमान के रूप में पहचान बना चुका B-1B बॉम्बर पर है। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने भीम आर्मी के जिला संयोजक राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। गुस्साए लोगों ने लालगंज में कई जगहों पर तोड़फोड़ की। कई दुकानें, वाहन और घरों को निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और अंतिम संस्कार के लिए जुलूस की शक्ल में शव यात्रा निकाली गई है और इसमें भी उनके समर्थक काफी उग्र नजर आए। तो भीम आर्मी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद लोगों में किस तरह का असर हुआ है ये आप देख सकते हैं। कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, लेकिन आक्रोश भी उतना ही है। शव यात्रा के दौरान सड़क से थाने तक ये उपद्रव हुआ। आक्रोशित समर्थकों ने जमकर इस मामले को लेकर बवाल किया है। कानून व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल उठते हैं। भीम आर्मी के नेता की गोली मारकर हत्या की गई है और इसी के चलते आक्रोशित भीड़, कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग जुटे हैं आप देख सकते हैं। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शिमोगा जिले की शिकारीपुरा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि इसी सीट से पूर्व सीएम येदियुरप्पा का गढ़ बना। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को मौका दिया है और अपने पिता की अजय विरासत को बचाने का जिम्मा विजेंद्र के कंधों पर है। क्या विजेंद्र पिता के सियासी किले की मजबूत दीवारों को और मजबूत कर पाएंगे? क्या इन्हें मजबूत रख पाएंगे? ये उनके लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। देखिए, 1980 में अपने गठन के बाद भाजपा कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ती आई है। शिकारीपुरा सीट का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1983 के बाद से भाजपा सिर्फ 2 बार ही यहां अपनी जीत का परचम नहीं फहरा पाई है। इस सीट पर भाजपा को पहली बार हार का सामना 1999 में करना पड़ा। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से कुछ सीटें हाई प्रोफाइल हैं, जिन पर सबकी नजरें लगी हुई है। इन्हीं में से एक सीट है शिमोगा जिले की शिकारीपुरा। शिमोगा जिला लिंगायत समुदाय का गढ़ है। इस सीट से समुदाय के कद्दावर भाजपा नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव में येदियुरप्पा नहीं, बल्कि उनके बेटे BY विजेंद्र इस सीट से उम्मीदवार हैं। विजेंद्र इस सीट पर अपने पिता की तरह कमाल कर पाएंगे कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। इस सीट पर उनका मुकाबला JDS के सुधाकर शेट्टी और आम आदमी पार्टी के चंद्रकांत रेवंकर से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सुनक से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही पीएम ने ब्रिटेन में शरण लेकर रहने वाले आर्थिक भगौड़े विजय माल्या और नीरव मोदी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इन तमाम लोगों के प्रत्यर्पण की प्रोसेस को तेज करने की मांग की है और पीएम मोदी ने साथ ही अपने समकक्ष को सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए इनवाइट किया और इस पर सुनक ने G20 की भारत की अध्यक्षता के लिए भी ब्रिटेन के समर्थन को दोहराया है। ब्रिटेन लगातार भारत के दुश्मनों का गढ़ बनता जा रहा है। 1947 में हिंदुस्तान को तोड़ने वाला ब्रिटेन हर उस ताकत को शरण देते हुए दिख रहा है जो भारत के खिलाफ है। बोले कि आजादी के नाम पर ब्रिटेन खालिस्तानी विचारधारा को शरण दे रहा है, जो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान के इशारे पर काम करते दिखते हैं। भारत विरोधियों के लिए सॉफ्ट जगह बना चुके ब्रिटेन को भारत नसीहतें पर नसीहत दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को भारत विरोधी तत्वों को लेकर आपत्ति जाहिर की। दरअसल कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन किया। न केवल प्रदर्शन किया बल्कि तिरंगे का अपमान किया, जिसके बाद भारत फुल एक्शन में है। खालिस्तानी समर्थकों की इस कार्रवाई पर भारत ने ब्रिटेन से तत्काल नाराजगी जाहिर की और अब जब पीएम मोदी ने सुनक के सामने मुद्दा उठाया तो ब्रिटिश पीएम ने भारत को आश्वासन दिया। पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन भारत विरोध का अड्डा बनता दिख रहा है। यही वजह है कि भारत लगातार ब्रिटेन को खरी खरी सुना रहा है। 2 दिन में ये दूसरी बार है जब भारत ने ब्रिटेन से खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। कुछ दिनों से ब्रिटेन में देखा जा रहा है कि वहां पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन तेजी से चल रहा है। और चलिए अब आपको जम्मू के कठुआ की खबर बताते हैं, जहां नन्ही सीरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्कूल अपग्रेड करने की मांग कर रही है। नन्ही सीरत शिकायती लहजे में कहती है कि मोदी जी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमारे यहाँ सब नीचे बैठते हैं। नन्ही सीरत स्कूल की दशा के बारे में पीएम से शिकायत कर रही है। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बिठाते हैं। फिर चलो मैं आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूँ अपने स्कूल की। ये देखो, पिछले 5 सालों से देखो कितनी गंदी बिल्डिंग हम। और शराब घोटाले की आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई के दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब होने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 16 अप्रैल को जब बजेंगे सुबह के 11, केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए पुकारा। सिसोदिया है अंदर, अब किसका नंबर? जाम का झाम, अभी और कितने नाम? शराब पर बवाल, सिसोदिया के बाद केजरीवाल। सीबीआई का शिकंजा, केजरीवाल पर फंदा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने उन्हें 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई के दफ्तर बुलाया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी मामले में ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। यहाँ ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर पूछताछ की थी। जेल से ही एजेंसी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और अब केजरीवाल से पूछताछ होगी। और यूपी के 22 जिलों में नल कनेक्शन देने का आंकड़ा 50% के पार हो चुका है। हर घर तक नल योजना पहुंचाने में योगी सरकार कामयाब होती नजर आ रही है और इसी कड़ी में
टारगेट यानी कि 50% जो लक्ष्य है वो पूरा होने वाला है। पूरा होने पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अफसरों को बधाई दी है और उन्होंने अफसरों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस गति से प्रदेश में हर घर जल योजना से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है, ये संकेत है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में नंबर 1 होगा। आपको बता दें कि सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले जिलों में पहले स्थान प्राप्त करने वाले महोबा, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले ललितपुर और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बागपत के अफसरों और इंजीनियर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। तो जितना टारगेट सेट किया गया है 50% के पार उसके पहुंच भी चुके हैं। आपने आज से पहले बहुत बार तूफान की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन इंग्लैंड में आए तूफान की तस्वीरें देखकर आप भी डर जाएंगे। ब्रिटेन में अटलांटिक तूफान नोआ ने कहर बरपा दिया। यहाँ 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। ये तूफान इतना खतरनाक था कि समुद्र से पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ऐसा लग रहा है कि ये तूफान पूरा शहर निगल जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पहले भी अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे हफ्ते मौसम खराब रहने की उम्मीद है। अनुमान तो ये है कि तटीय इलाकों में 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये तूफान काफी खतरनाक है। ब्रिटेन में आया ये अटलांटिक तूफान जिसने एक कहर ढा दिया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, समुद्र से जो लहरें आ रही हैं वो पहाड़ों की तरह ऊंची हैं।